हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की। आपको पता है, इससे पहले मैं आपको कंप्लीट आरटीई विद सेक्शंस के साथ में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की क्लास हमारी एनसीएफ से रिलेटेड रहने वाली है। ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं पीजीटी का सिलेबस बता दो, पीजीटी का। तो पीजीटी के कॉमन सिलेबस के लिए आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस जरूरी है, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराऊंगी, वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पोर्शन आपके हमारे यहाँ से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे ईएमआरएस का एग्जाम है, उसके लिए भी आप ये क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा DSSS भी, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने देखा होगा अभी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने जो आपका सिलेबस दिया था, थोड़ा सा डिफाइन करके दिया था, जो स्पेशल एजुकेटर के लिए है, उसमें इन्होंने एनसीएफ का टॉपिक ऐड किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐड की, नए एजुकेशनल पोर्टल ऐड किए, आईसीटी ऐड किया। तो ये सारा मैं आपको पहले स्टार्टिंग में इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं। अभी कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लो, सभी में इनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो मैंने सोचा पहले इन पर हम फोकस करते हैं, बाद में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड कराऊंगी। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बार बार बोलते हो कि मैम कंप्लीट करा दो, ये करा दो, तो अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा ट्रस्ट करेंगे तो जरूर आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, और आपका सिलेबस भी मैं कवर कराऊंगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एनसीएफ कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ना। ठीक है, तो 12 पेजेस का एनसीएफ मैंने यहाँ पर लिखा है। ये सारा आपके लिए यूजफुल रहेगा। सारी की सारी हिस्ट्री हम इसके बारे में जानेंगे, और आज हम कौन सा एनसीएफ फॉलो करते हैं, सबके बारे में डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। अगर बीच में क्लास में भाग जाएंगे तो उसमें आपका ही लॉस होगा। ठीक है ना, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जरूर हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको आरटी पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी नाम पढ़ते हैं, तो पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको आरटी पढ़ाया, तो आरटी का मतलब क्या था? राइट टू एजुकेशन था। वैसे ही आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? एनसीएफ पढ़ रहे हैं। तो एनसीएफ का सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ यही पूछ ली जाती है, जिसको हम जल्दबाजी में यूं ही छोड़ जाते हैं। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम है। तो एनसीएफ का जो पूरा नाम है वो क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। ठीक है, जहां पर भी नेशनल लग जाता है, यानी कि वो कैसा हो जाता है? राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। जहां पर भी नेशनल की बात की जाए, राष्ट्र की बात की जाए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आपका पूरा का पूरा नेशन। ठीक है, तो एनसीएफ जो है वो किस पर लागू होगा? आपके पूरे नेशन पर लागू होगा, यानी कि पूरे राष्ट्र पर लागू होगा। तो राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो आपके कंप्लीट नेशन पर लागू होगा, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है। अब बात कर लेते हैं कि एनसीएफ का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया। ठीक है, तो सबसे पहली बारी इसके बारे में किसी ने, कोई ना कोई तो ऐसा बुद्धिमान आदमी हुआ होगा जिसने कहीं ना कहीं इसकी बात की होगी। ठीक है, उसके बाद हमने उन्हें फॉलो किया होगा, हमें उनकी बात अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बार अगर बात की जाए एनसीएफ की, तो 1964 से 66 में कोठारी कमीशन था, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट में उन्होंने किसकी बात की? एनसीएफ की बात की। आपको पता है 1947 में तो हमारा जो देश है वो अंग्रेजों के झंझट से बचा था। ठीक है, उसके बाद हमें बहुत सारे काम करने थे, तो हम एजुकेशन की भी तरफ काम करने लगे। तो 1964 से 66 के बीच में, यानी कि कुछ सालों के ही अंतराल में, हमने एजुकेशन पर काम किया। तो एजुकेशन के लिए कमीशन था जिसका नाम था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट में इन्होंने किसके बारे में कहा कि एक क्या होना चाहिए, एक बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक लिंक का काम करने वाला करिकुलम होना चाहिए, जिसके थ्रू दोनों का ही काम क्या हो जाए? आसान हो जाए।
तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहली बार इस मतलब एनसीएफ की जो अवधारणा है या उसकी बात जो है वो कहां पर कही गई। तो सबसे पहली बार 1964 से 66 में कोठारी कमीशन ने एनसीएफ की बात कही थी। लेकिन जब कोठारी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट पब्लिक की, मतलब इनकी जो रिपोर्ट आई थी कोठारी कमीशन की, वो इसके 2 ईयर के बाद यानी कि 1968 में आती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर बात ये रिपोर्ट आती है 1968 में आती है। और यहाँ पर ये कौन सी थी, ये एनईपी 1968 की थी। जैसे आज आप अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी है उसी की पुरानी पॉलिसी सबसे पहली बार कब आई, 1968 में आई। इसमें सिर्फ बात कही गई, इसको पब्लिश नहीं किया गया, माना नहीं गया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कही गई है, बात कही गई है। एनसीएफ क्या आता है, बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या की गई, एनसीएफ की बात कही गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी रिपोर्ट में बात कही गई, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में बात कही गई। ये 1964 से 66 के बीच में यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो कोठारी कमीशन है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश की, 68 में पब्लिश किया। यही आपकी न्यू सबसे पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी थी। इसके बाद मतलब एनसीएफ का मतलब क्या था, एनसीएफ में ये बात कही गई थी कि आप जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चों का बर्डन कैसे कम करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इन सब चीजों की बात जो है वो एनसीएफ करता था। तो इसके बाद जैसे 68 में अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में यहाँ पर ये किसका काम करेंगे, यहाँ पर एक कोई ड्राफ्ट बनाएगा या फिर बाद में इसका डिसाइड होगा कि हमें एनसीएफ को लागू करना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट एनसीएफ है वो 1975 में आएगा। तो ये याद रखना है, पहला एनसीएफ कब आता है, 1975 में आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक का। तो यहाँ पर जैसे अब देखो आपके अब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई 2022 वाली। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा जो आपका करिकुलम जो एनसीएफ है वो अभी तक इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, बस इनको भी इन्होंने लागू नहीं किया। मतलब उस पर ये काम कर रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बट वो लागू नहीं हुआ है अभी तक। हम स्कूलों में किसको फॉलो कर रहे हैं, एनसीएफ 2005 को फॉलो कर रहे हैं। बट ये जो नया एजुकेशन जो आपका करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, नया एनसीएफ बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाएगा, उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही पहले क्या बनी है, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी 68 में। वहां पर हमने एनसीएफ की बात की कि हम इस तरीके से एक एनसीएफ बनाएंगे। लेकिन वो एनसीएफ लागू कब होता है, कब आया, 1975 में आया। आ गया होगा समझ में, ये सब आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ताकि आप इसको लिंक कर पाए और समझ पाए। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा मानकों और निर्देशों के अकॉर्डिंग है कि छात्रों को प्रत्येक विषय और ग्रेड स्तर पर किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। इस लाइन का एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपका एनसीएफ है वो क्या देता है, वो ऐसी निर्देश देता है जिसमें हम क्या बता सके कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कौन से स्तर पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कैसे लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, कैसा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, ये सब किस में कहा गया, एनसीएफ में कहा गया। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी है, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख दी, बस इसका मीनिंग जो है वो बहुत ईजी है। एनसीएफ जो है वो हमेशा किसकी बात करेगा, बच्चों के अच्छे के लिए बात करेगा। तभी एनसीएफ आया गया था, क्योंकि उसमें बच्चों का क्या करना था, हमको एक तरीके से एक तो डेवलपमेंट करना होता है और ऊपर से उनका अच्छा करना, ताकि उनकी शिक्षा जो है वो क्या हो सके, वो उनको अच्छे से प्राप्त कर सके। वे सरकारी शिक्षा विभागों द्वारा विकसित और कार्यान्वित की जाती है और स्कूलों के शिक्षकों के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में काम करती है। तो जो एनसीएफ है वो क्या करता है, वो मतलब एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। एक तरीके से एक आपके पास मान लो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास उसका एक रफ वर्क है, तो आप उसको क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब मान लो मुझे आपको पढ़ाना है, तो पहले मैंने उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स लिख लिए कि हाँ इन टॉपिक्स पर मुझे अच्छे से काम करना है, क्योंकि इनमें पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो मेरे पास क्या हो गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया आपको पढ़ाने का।
ऐसा ही एनसीएफ में है। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए क्या है, किसका काम करता है एनसीएफ, एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा इजी लैंग्वेज में लिख दिया, जैसे ये एनसीएफ है तो एनसीएफ जो बीच का काम करेगा, तो यहाँ पर टीचर के और स्टूडेंट के बीच में, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक समन्वय स्थापित करेगा एनसीएफ। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे और आपके बीच में जो समन्वय स्थापित कर रखा है वो किसने कर रखा है, सिलेबस ने कर रखा है। वैसे ही एनसीएफ है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। आया समझ में, आ रहा है समझ में? ठीक है, एक साल के दौरान बच्चा क्या क्या पढ़ने वाला है वो सब किस में आता है, करिकुलम में आता है। तो उसके लिए हमने क्या तैयार कर दिया, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। तो ये सब क्या है, एनसीएफ है। मैं उम्मीद लगा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब भारत में एनसीएफ को लेकर क्या क्या काम किए गए उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत में एनसीएफ की टाइमलाइन की बात की जाए कि कौन से ईयर्स में आपके एनसीएफ देखने को मिले हैं। भारत में एनसीएफ कई वर्षों में अनेक प्रकार से संशोधन करके गुजरे हैं। अब आपने देखा होगा, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। तो आपने देखा होगा टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चीजें बदलती जाती हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती है तो उनको कुछ ना कुछ हमें अमेंड करना पड़ता है, उनमें कुछ नया ऐड करना पड़ता है। तो संशोधन का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ हमने नया ऐड कर दिया। अब जो पुराने रूल्स फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने पुराने टाइम के अकॉर्डिंग बनाए, लेकिन आज जैसे जैसे समाज बदल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करने की जरूरत है। तो पहले एजुकेशन की मांग अलग थी, आज एजुकेशन की मांग अलग है। तो आज हम साइंस टेक्नो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आप ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या पहले ये सब था? नहीं था ना। तो जो पहले एनसीएफ बनाए गए थे तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखकर बनाए गए थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया तो उसमें हमने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। ये नहीं है कि उनकी जो चीजें थी उनको हमने हटा दिया, उनको हटाया नहीं है, बस उसमें कुछ ना कुछ हमने अमेंड किया है, उसको एक नया रूप दिया है। तो सबसे पहला एनसीएफ जो मैंने आपको बताया था वो कब आया, 1975 में आया है। आ रहा है समझ में? सबसे पहला एनसीएफ 1975 में आया, जिसकी बात किस में कही गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में कही गई थी। इसके बाद दूसरा जो आपका एनसीएफ आएगा वो 1988 में आएगा। तीसरे एनसीएफ की बात करेंगे तो 12 साल के बाद में, इसमें 12 ऐड कर देना, तो 12 साल के बाद यानी कि एनसीएफ 2000 में आएगा। इसके बाद 12 साल तक हमें नया जो फ्रेमवर्क है उसकी नीड नहीं पड़ी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपने पढ़ना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आज आप फॉलो करते हैं, तो ये कौन सा है, एनसीएफ 2005 है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है एनसीएफटीई 2009, ये टीचर सेंटर्ड था, इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहने की नीड नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना। एट प्रेजेंट की बात की जाए तो जो नया जो एनसीएफ है, एनसीएफ एफएस 2022, ये न्यू है, ये अभी तक आया नहीं है, बन रहा है, इसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार, बट इसको एक तरीके से लागू नहीं किया, अभी बना रहा है ये, ठीक है। तो कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि न्यू जो नया फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे टिक करना है, तो आपको ना ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई होगी, ऊपर लिखा गया होगा आरटीई के अनुसार एक टीचर के कितने आवर्स हो सकते हैं, वर्किंग आवर्स कितने हो सकते हैं, एनसीएफ के अनुसार कितने हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी लिखा गया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इसमें क्या बातें कही गई है, तो ऊपर आपको मेंशन होगा, एंड देन उसी डेफिनेशन को देखकर ही आपको अपने आंसर टिक करने होंगे, तो वहां से आप अपना आइडिया लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2009 में क्या कहा गया, शिक्षकों को, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे अभी मैं आपको ऊपर बता देती हूँ, ऊपर के पॉइंट रह गए हैं। जैसे यहाँ पर 19 हो गया, कंप्लीट हो गया ये, पहला कब आया है, 1975 में। इसके बाद दूसरा हम कब लेकर आए, 1988 में। इसके बाद 12 साल तक हमें नीड नहीं पड़ी, तो 12 ऐड करेंगे, इसका मतलब 2000 में एक नया एनसीएफ लेकर आए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम जो ये स्टूडेंट बेस था, इसके बाद हम नेशनल ये यहाँ पर लेकर आए हैं 2005 में, जिसको आज हम फॉलो करते हैं। इसके बाद 2009 में आया है नया एनसीएफ जो टीचर सेंटर था, इसमें टीचर ट्रेनिंग वगैरह की बात कही गई थी। तो शिक्षकों को आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा एनसीएफ है जिसमें टीचर्स को निर्देश दिए गए हैं, तो वो 2009 का एनसीएफ है जिसमें टीचर्स को निर्देश दिए गए, डायरेक्शंस दी गई। बाकी जितने भी एनसीएफ है वो किसके सेंटर्ड है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ओनली 2009 का एनसीएफ जो है वो किस पर बेस है, आपके
वही आपका ओनली टीचर बेस है। बाकी जितने भी एनसीएफ देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आपके चाइल्ड सेंटर्ड है। एनसीएफ 2005 जो है आपको मैं बता देती हूँ, 2005 से पहले जितने भी एनसीएफ बने हैं वो सभी व्यवहारवाद की अप्रोच पर बेस थे, लेकिन इसके बाद 2005 के बाद जितने भी एनसीएफ बनने लगे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर बेस होने लगे। ठीक है, तो कैसे होने लगे? कंस्ट्रक्टिविस्ट होने लगे। इससे पहले वाले सारे व्यवहारवादियों की जो विचारधारा है उस पर आधारित थे, लेकिन 2005 के बाद जितने भी एनसीएफ बने हैं सब कंस्ट्रक्टिविस्ट पर बेस्ड है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अक्टूबर 2022 का न्यू एनसीएफ का ओनली ड्राफ्ट बना है, अभी इसको लागू नहीं किया गया है। अब हम एनसीएफ का पूरा इतिहास जानते हैं कि 1975 में क्या था, 1988 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 2005 में, 2009 में और 2022 में। इन सभी एनसीएफ में क्या नई बातें हैं उन सबको जानना हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। एनसीएफ 1975 की बात करते हैं तो ये आपका पहला एनसीएफ था, यानी कि जब आपकी 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, कोठारी कमीशन आया था, उसके बाद 1975 में आपने क्या देखा? एक एनसीएफ देखा है। यही आपका क्या था? भारत का पहला एनसीएफ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत का पहला एनसीएफ कब बना है? 1975 में बना है। भारत में पहली राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिगम के लिए अधिक बाल केंद्रित और अनुभवात्मक दृष्टिकोण आधारित था। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, इंग्लिश में अगर मैं बात करती हूँ तो यानी कि जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे, लर्न कराएंगे। अधिगम का मतलब क्या होता है? सिखाना। ठीक है, तो अधिगम के लिए हमने क्या किया? जो हमारा एनसीएफ था उसमें क्या कहा गया कि जो अधिगम है वो कैसा हो? चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। बच्चों का उसमें बच्चों को पहली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, तो वो क्या था? चाइल्ड सेंटर था, यानी कि बच्चों को सेंटर में रखकर बनाया गया, उनको एक केंद्र बिंदु मानकर एनसीएफ तैयार किया गया। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस बेस्ड था। एक्सपीरियंस बेस्ड कैसे होगा? यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड तभी होगा जब बच्चा चीजों को अपनी रियल लाइफ से जोड़कर सीखेगा या फिर कोई भी काम जो है वो करके सीखेगा, तो वो कैसा होगा? एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। आपको किसी न किसी चीज का एक्सपीरियंस कब होता है? जब आप खुद से कोई काम करते हैं। जैसे अब आप एग्जाम देंगे, आप कब सीखेंगे? जब आपने एग्जाम दिया होगा। आप किसी को गाइड कब कर पाएंगे? जब आपने कोई एग्जाम दिया होगा। अदरवाइज आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपसे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में पूछेगा तो आप उसे कैसे बता पाएंगे? तो इस बात को वही बता पाएगा जो एक्सपीरियंस करके सीखेगा। तो यहाँ पर भी यही बात की गई कि जो हमारा जो एनसीएफ है वो कैसा होगा? एक तो चाइल्ड सेंटर होगा, इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि वो एक्सपीरियंस बेस होगा, यानी कि यहाँ पर हम बच्चे को उसकी लाइफ से जोड़कर सिखाएंगे। सेकंड थिंग, वो अपने आप करके सीखेगा। आया समझ में? इसके यहाँ पर क्या कह रहा है? 1975 का एनसीएफ दो बातों पर बेस है, एक चाइल्ड सेंटर पर और इसके साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस पर। तो ये दो बातें याद रखनी है आपको 1975 के एनसीएफ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एनसीएफ आ जाता है 1988 का। तो 1975 तक का आ गया समझ में। इसके बाद हम 1988 के एनसीएफ पर मूव करते हैं। तो एनसीएफ 1988 क्या कहता है? ये आपका सेकंड एनसीएफ था, जो क्या कहता है, जिसमें हमने क्या ऐड कर दिया, मैंने आपको बताया था, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें क्या होती गई? मॉडिफाई होती गई, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता गया। तो ऐसे ही जब 1988 में हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा था तो वहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें भी आने लगी थी। तो सेकेंड एनसीएफ जो है इसमें किसकी बात कही गई है? पाठ्य चर्चा में विज्ञान की और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर ध्यान देने की बात कही गई, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया साइंस को और टेक्नोलॉजी को। तो आज आप साइंस टेक्नो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आज तो कितना ज्यादा एआई ने अपना स्थान ले लिया है। तो आगे आने वाले समय में आपको ये डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो एनसीएफ 1988 में क्या कहा गया? सेकेंड एनसीएफ था ये। इसमें साइंस और इसके साथ साथ जो टेक्नो है उन दोनों को क्या कर दिया गया? इंटीग्रेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है, एक साथ कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया? इंटीग्रेशन किया गया है साइंस का और टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा आगे मैंने लिखा है जैसे नए नए एनसीएफ आते गए उनमें कुछ ना कुछ ऐड करते गए। यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। ये जैसे आप मान लो आपके पास एक गुल्लक है,
तो आप गुल्लक में क्या करते हैं, एक दिन अपने 10 रुपए डाले, लेकिन नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, उस 10 रुपए को निकालेंगे नहीं, उसी में 10 ऐड और कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी अमाउंट बढ़ेगी। इसके बाद में जब तीसरे साल आपने किया तो इन दोनों 20 रुपए को नहीं निकाला बल्कि 10 रुपए और ऐड कर दिए, तो यहां से क्या हुआ, आपका जो एनसीएफ है वो क्या होता गया, मतलब मॉडिफाई होता गया। हमने उसमें से कुछ रिमूव नहीं किया बल्कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते गए हैं। समय के अनुसार हर चीज की जो मतलब एक तरीके से डिमांड है वो बदलती रहती है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ ना कुछ ऐड करते गए ताकि हम हमारे एनसीएफ को क्या करते, बच्चों के अनुरूप उनको क्या करते जाए, आसान बनाते जाए। 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। ये कौन सा एनसीएफ पढ़ा है हमने, 1988 का। तो अभी मैंने आपको 2 एनसीएफ कंप्लीट पढ़ाए हैं। पहले वाले में मैंने आपको पढ़ाया है, पहले वाला जो है वो रियल लाइफ बेस होगा, एक्सपीरियंस बेस होगा, एक्सपीरियंस करके सीखेगा बच्चा वहां से। इसके साथ साथ एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था, चाइल्ड सेंटर होगा। 1988 की बात कर लेते हैं, तो ये साइंस और टेक्नो से रिलेटेड था। आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर बात लिखी है, अभी मैंने आपको कहा 12 साल तक यहाँ पर कोई एनसीएफ नहीं आएगा, तो 1988 में जब 12 ऐड कर देंगे तो नया एनसीएफ आएगा 2000 का। तो ये 12 साल के बाद में आया है, इसको याद रख लेना, +12 से याद रख लेना, अदरवाइज भूल जाएंगे कि कौन सा एनसीएफ कौन से ईयर में आया था। तो यहाँ पर लिखा है 2000 का, समावेशी शिक्षा के महत्व और समानता और सामाजिक न्याय की समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए तीसरा एनसीएफ ऐड किया गया। मतलब अब यहाँ पर इनको कुछ और नई चीजों की जरूरत पड़ी, जैसे यहाँ पर समावेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी, यानी कि शिक्षा को क्या कर दिया गया, इंक्लूसिव किया गया, ताकि सभी बच्चे जो है वो एक साथ सीख सके। तो समावेशी शिक्षा के महत्व की बात की गई है। इसके साथ साथ इक्विटी की बात की गई, इक्विटी होगी तो सोशल जस्टिस होगा, तो ये इन तीनों पर बेस था। तो जो एनसीएफ 2000 है वो किन किन चीजों पर बेस है, आपके इंक्लूसिव एजुकेशन पर बेस है, इसके साथ साथ इक्विटी पर बेस है और सोशल जस्टिस पर बेस है। यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, शिक्षा का समावेशीकरण कर दिया, सभी को क्या है, समान अधिकार है शिक्षा का, इक्विटी होगी, समानता होगी यहाँ पर, और साथ साथ क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा। तो ये सोशल जस्टिस पर बेस था। एनसीएफ एसई था, यानी कि स्टूडेंट बेस था। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर इसको सोशल के साथ भी जोड़कर पढ़ लेते हैं। तो एनसीएफ 2000 जो है वो किस पर बेस होगा, 2000 में क्या है, इंक्लूसिव के साथ साथ यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, इंक्लूसिव के साथ साथ यहाँ पर ऐड हुआ इक्विटी के साथ साथ यहाँ पर क्या ऐड हुआ, सोशल ऐड हुआ। ठीक है। इसके बाद हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं। तो एनसीएफ 2005 जो है, अब इसको हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको 3 पढ़ाए हैं, 1975, 1988 और 2000। 75 वाला आर्ट से रिलेटेड था, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड था। 1988 वाला साइंस एंड टेक्नो से रिलेटेड था। 2000 वाला सोशल से रिलेटेड है और स्टूडेंट बेस है। ठीक है। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीएफ 2005, इसमें ही आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स पढ़ने की नीड है। तो एनसीएफ 2005 जो है, सबसे पहले इसके लिए एक बैठक होती है 2004 में। जब 2004 में बैठक होगी, इसके बाद में इसके 1 साल बाद एनसीएफ 2005 को क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो एनसीएफ 2005 जो है, इसको बनाने में मतलब इसके लिए जो एक तरीके से निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया, एनसीईआरटी ने सिफारिश की थी एनसीएफ 2005 बनाने की। 1 सेकेंड, सॉरी। तो एनसीईआरटी जो है 1961 में एस्टेब्लिश होता है। आपको एनसीईआरटी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बुक पब्लिश करता है, आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे काम करता है। तो एनसीईआरटी जो है 1961 में बनता है, और इसके पूरे नाम की बात की जाए, फुल फॉर्म की बात की जाए, तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ये क्या करता है, बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल करवाता है। तो एनसीईआरटी क्या करता है, बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल करवाता है। आपको पता होगा, आप एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ते होंगे। मुझसे खाली परसों पता नहीं किसने पूछा था, मैम एनसीईआरटी की बुक्स क्या होती है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही नहीं पता है तो गूगल कर लो। एनसीईआरटी की बुक्स तो बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, आपने पढ़ी भी होंगी। तो उस समय एनसीईआरटी के जो चेयरमैन है वो कौन थे, ये बातें याद रखनी है। एनसीईआरटी के चेयरमैन
और इसके साथ साथ जो आपके एनसीएफ के चेयरमैन है, ये दोनों अलग अलग थे उस टाइम पर। जब आपके यहाँ पर एनसीएफ बनाएगा तो उसकी सिफारिश कौन लेकर जाएंगे? एनसीईआरटी के चेयरमैन लेकर जाएंगे। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार है। तो वो किसे नियुक्त कर देंगे? प्रोफेसर यशपाल को क्या बनाएंगे, मतलब उन्हें क्या कहेंगे? एनसीएफ तैयार करने के लिए कहेंगे, और ये क्या है? एनसीएफ के चेयरमैन बनेंगे। तो 2005 के जो एनसीएफ के चेयरमैन है वो कौन है? प्रोफेसर यशपाल है। तो प्रोफेसर यशपाल क्या बनाते हैं? एनसीएफ 2005 बनाते हैं। लेकिन उसके लिए सिफारिश कौन करते हैं? एनसीईआरटी के चेयरमैन, जिनका नाम क्या है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी के चेयरमैन की बात की जाए उस समय तो कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं एनसीएफ 2005 के चेयरमैन की, तो वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, इसमें ना एक बात कही गई थी कि आप बच्चे को किस में पढ़ाएंगे? उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रोफेसर यशपाल थे ये इसके चेयरमैन बना दिए गए, लेकिन आपको पता है आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी बड़ा काम करेंगे तो आप अकेले उसे नहीं कर पाएंगे, आपको उसके लिए किसी न किसी टीम की जरूरत होगी, एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत होगी। तो ऐसा ही प्रोफेसर यशपाल जी के साथ में हुआ। इनको कहीं ना कहीं कुछ मेंबर्स की नीड हुई, तो इन्होंने 21 फोकस ग्रुप बना दिए। तो एनसीएफ में पूछा जा सकता है कितने फोकस्ड ग्रुप थे? तो 21 फोकस्ड ग्रुप थे। ठीक है, यहाँ पर ये लोगों के नहीं लिखोगे, 21 फोकस ग्रुप याद रखना, क्योंकि इसमें मेंबर्स ज्यादा थे। ठीक है, तो एनसीएफ में सीधा पूछा जा सकता है फोकस्ड ग्रुप कितने थे? तो 21 फोकस्ड ग्रुप थे, जिसमें से कोई साइंस पर बेस होगा, कुछ लैंग्वेज पर बेस होगा, कोई टेक्नोलॉजी पर बेस होगा, कोई कंप्यूटर पर बेस होगा। तो ये टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 21 फोकस ग्रुप है। लेकिन अगर इसमें मेंबर्स की बात की जाए तो 21 फोकस्ड ग्रुप में टोटल मेंबर कितने थे? 35 मेंबर थे। ठीक है, तो ये एनसीएफ में टोटल मेंबर की बात करता है तो ये 35 थे, और फोकस ग्रुप की बात करेगा तो कितने फोकस ग्रुप थे? 21 फोकस ग्रुप थे। ठीक है, इसके साथ साथ +3 क्या थे? इसमें एक्स्ट्रा मेंबर थे, तो इसको 38 भी कह सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो है वो 35 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखकर ही टिक करना होगा। ठीक है, सभी के ड्राफ्ट में से प्रोफेसर, अब यहाँ पर जो इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, मान लो ये जो कमेटी है इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया और इन्होंने ऐसे मोटे मोटे ड्राफ्ट बना दिए, बहुत सारी बातें लिख दी, लेकिन अब इतना सारा तो पॉसिबल नहीं था कि वो बच्चे उसको कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? जो प्रोफेसर यशपाल थे उन्होंने ये जो ड्राफ्ट बना रखे थे सभी कमेटी ने, इन्होंने इसमें से जो जो समराइज किया, यानी कि समराइज करना, एक छोटा रूप देना, तो इनको एक छोटा रूप दिया, उनमें से कुछ अच्छी बातें सिलेक्ट की और उसको क्या कर दिया? एनसीएफ की समरी बना दिया। ठीक है, तो जो आज आप एनसीएफ पढ़ते हैं वो पूरा ड्राफ्ट नहीं है, वो क्या है? एक समरी है। एनसीएफ की समरी पढ़ते हैं आप। आपने देखा होगा, बुक भी खोलते होंगे तो आपको आगे बुक, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, कभी भी आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होंगी, तो सबसे पहला एक पेज दिया गया होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एनसीएफ समझ में आएगा। तो एनसीएफ की समरी कहलाई, इसको हमने क्या कहा है? ये क्या है? एनसीएफ की समरी है, कंप्लीट एनसीएफ नहीं है। ये क्या नहीं है? एनसीएफ इज नॉट अ कंप्लीट बुक और ड्राफ्ट, बट इट इज अ समरी ऑफ 21 फोकस ग्रुप। जो 21 फोकस ग्रुप के द्वारा एनसीएफ बनाया गया था वो एक कंप्लीट बुक और ड्राफ्ट नहीं है। जो आज हम पढ़ते हैं वो क्या है? एक समरी है। आ गया समझ में? यहां तक का उम्मीद कर रही हूं मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 जो है वो यशपाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता है एनसीएफ हमारी जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उनमें अनुवादित किया गया है, उनमें ट्रांसलेट किया जा सकता है, मतलब ट्रांसलेट किया गया है, 22 भाषाओं में है। लेकिन 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को क्या करता है? प्रभावित करता है। और लेकिन कितनी भाषाओं में है? 22 भाषाओं में है। ठीक है, ये याद रखना है। 35 मेंबर्स है +21 फोकस ग्रुप है। अब यहाँ पर जो ये एनसीएफ था ये 5 सिद्धांत पर काम करता था, यानी कि इसके 5 फोकस ग्रुप, जो 5 सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, जो इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये एनसीएफ 2005 की ही बात हो रही है। तो इसका यहाँ पर उद्देश्य सबसे पहला है कनेक्ट करना। सबसे पहले आप बच्चे को क्या करेंगे? उसके बाहरी जीवन के साथ में कनेक्ट करेंगे। जैसे बच्चों को आप एजुकेशन दे रहे हैं तो उसको उसके बाहरी जीवन के साथ में जोड़कर पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ किताबों तक ही हम उनको सीमित रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आप बच्चों की शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, रोटन मेमोराइजेशन। इसको दूर करेंगे, यानी कि आपको पता है जो रट्टा मारकर बच्चों को पढ़ाया जाता था वो यहाँ पर नहीं करना है। आपको बच्चों को रट्टे नहीं लगवाने, उनको समझाकर पढ़ाना है।
थर्ड पॉइंट है, आप एग्जाम को क्या बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, ठीक है। यानी कि उनका जो एग्जाम होगा वो कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, यानी कि बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, डेमोक्रेटिक हो कक्षा का, यानी कि जो उनको कैसा पढ़ाने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो डेमोक्रेटिक होगा, जहां पर बच्चा अपने बातों को व्यक्त कर पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सीख पाएगा। ये नहीं है कि पूछना है और 4 थप्पड़ लगा दिया और जा अपने घर, ऐसा नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देंगे बच्चे को, ताकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सके, आप उसको समझा सके। इसके बाद यहाँ पर बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि किताबों से दूर करके उसकी लाइफ से जोड़कर पढ़ाएंगे। ये कुछ 5 पॉइंट थे जो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड थे। आ गया समझ में, आ रहा है ना इतना तो। इसके बाद एनसीएफ 2005 में कुछ चेंज किए गए। अब वो चेंज क्या क्या थे, सबसे पहले तो जैसे चाइल्ड सेंटर किया गया, फ्लेक्सिबल बनाया गया, टीचर सेंट्रिक किया गया, ठीक है। यहाँ पर टीचर सेंट्रिक किया गया था इसको, यानी कि टीचर को भी सेंटर में रखा, लर्नर खुद से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चों को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाया, उनको रियल लाइफ से जोड़ा गया, सोशल लाइफ से जोड़ा गया, डाइवर्जेंट थिंकर बनाएंगे बच्चों को यहाँ पर, ताकि बच्चा जो है अलग अलग डायरेक्शंस में सोच सके, क्रिएटिव बन सके और अपने आप से क्या कर सके, खोज कर सके, डिस्कवरी कर सके, लर्निंग कर सके, हाथों से करके किसी भी काम को सीख सके। इसके बाद एग्जाम ग्रेड बेस या ऑल ओवर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया इसमें। तो एनसीएफ 2005 में कुछ नई चीजों को ऐड किया गया था, तो ये आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था एनसीएफ का मेन मोटिव था, वो था लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका मतलब था बोझ रहित शिक्षा, यानी कि हम बच्चों का जो बोझ अब कम कैसे होगा, ऐसा तो नहीं है बच्चों के ऊपर और कोई बोझ है, हम उनका जो बैग का वजन है वो क्या करेंगे, यहाँ पर कम करेंगे। आपने देखा होगा बीच में से बच्चे जो है पूरा पूरा बैग लाद कर ले जाते थे। आज आप देखते होंगे स्कूल में बच्चों के बैग्स भी अलग अलग होते हैं कि ये इस दिन बैग लेकर जाना है, ये इस दिन लेकर जाना है, कुछ नोटबुक्स उनके स्कूल में रख ली जाती है। तो वो क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो बच्चा है वो लर्निंग विदाउट बर्डन सीखेगा, बोझ रहित शिक्षा देंगे हम उसे। तो ये बात किसमें कही गई, आपके एनसीएफ 2005 में कही गई है। अत्यधिक बोझ से दबा हुआ विद्यालय का बैग बच्चे के लिए क्या है, एक शारीरिक असुविधा था। तो ये किसमें कहा गया, एनसीएफ 2005 में कहा गया। तो यहाँ पर जो बैग का बर्डन है वो क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। अब जो बुक्स है वो बच्चे को लाइब्रेरी में अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये था आपका एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ पॉइंट रह जाएगा जो न्यू करिकुलम से रिलेटेड होगा, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे लिंक करके पढ़ना ही हमारा उसको जरूरी है। यहाँ पर भी लिखा है मैंने, बट मान लो कुछ 1-2 पॉइंट रह जाता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा दूंगी, तो मैं वो आपको कल कराऊंगी। आज हम बस इतना ही करेंगे, मतलब ये पूरा कराऊंगी मैं आपको, कभी क्लास छोड़कर भाग जाओ, ठीक है। अभी हमारी क्लास रहती है 4 पेजेस और रहते हैं इसमें, तो अभी मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। पर कल की क्लास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिलेगी और वह सभी एग्जाम में आएगी, देख लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है एनसीएफटीई 2009 में आया है। ये बहुत ज्यादा तो पढ़ने की नीड नहीं है, बस एक बार इसको रीड कर लेना। इसको भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया गया। आपके जितने भी एनसीएफ है वो सभी किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, एनसीईआरटी के द्वारा। लेकिन आपका जो ये 2009 का एनसीएफ है ये किसके द्वारा बनाया गया है, एनसीटीई के द्वारा बनाया गया है। इसमें किसको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है, टीचर फोकस्ड है ये। एनसीएफटीई में लाइफ, जैसे लाइफ लर्निंग हो गई, प्रोफेशन हो गया, इनसे रिलेटेड बातें कही गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीएफ 2022 की बात कर लेते हैं। अब जो आपका एनसीएफ है जिसका ड्राफ्ट बन रहा है, जो भी लागू नहीं हुआ है, तो ये कब आया है, 2022 में आया, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में 2022 में इसको बनाने का काम हो रहा है। इसमें अब कुछ बातें कही गई हैं जो बस एक बार आपको रीड करनी है। इसमें अधिगम के लिए अधिक स्मार्ग और होलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंडिया के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे चीजों को अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसा ही आपके न्यू एनसीएफ में देखने को मिलेगा आपको। बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट तो हम करेंगे, जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेंटल कर रहे हैं, कॉग्निटिव कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके साथ साथ बच्चे को हम किससे लिंक करेंगे,
जो टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ जो डिजिटल इंडिया है, आज हम हर चीज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ आगे जा रहे हैं, तो उन सबको इंटीग्रेट करने पर बल दिया गया है ताकि बच्चे को हम नई चीजों से, इनोवेशन से, अलग अलग चीजों से क्या करें, सिखा सके। तो यहाँ एनसीएफ 2022 में किसकी बात कही गई है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया के एकीकरण की बात बल दिया गया है। आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है, उसी जानकारी को टेक्नोलॉजी से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी जैसे हमने बच्चों को कुछ पढ़ाया तो हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाना। आपने देखा होगा आजकल सरकारी स्कूलों में भी ऐसे वो जो डिजिटल बोर्ड्स होते हैं वो आ गए हैं। अब हमें कोई भी चीज सिखानी है तो गूगल पर एक बार दिखाया और उसकी पिक्चर दिखाई एंड देन उसको समझा दिया। पहले क्या होता था, रट्टा मार के पढ़ाना पड़ता था। आज क्या है, आज हर चीज बहुत आसान हो गई है। अगर मान लो कोई बच्चा किसी पिक्चर को देख लेता है तो उसको लंबे टाइम तक याद रखता है। अगर हमने बस उसका नाम बता दिया तो थोड़े टाइम के बाद भूल जाता था। लेकिन आज क्या है, आज डिजिटल इंडिया है तो उसके थ्रू क्या कर सकेगा, वो चीजों को लंबे टाइम तक याद रख सकेगा। एनसीएफ 2022 का पंचकोश विकास क्या है, यानी कि 5 फोल्ड डेवलपमेंट क्या है, इसमें एक है अनम्य फिजिकल लेयर। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर जो अनम्य, ये फिजिकल लेयर जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्राणमय कोश। इसका मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी लेयर जो बच्चे की लाइफ से जुड़ी होगी। इसके बाद थर्ड है मनोमय, जो बच्चे के मन से जुड़ी होगी। इसके बाद विज्ञान माया कोश, विजयन माया कोश जो बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल पावर से जुड़ा होगा। इसके बाद है आनंदमय कोश, यानी कि जो खुद के सेल्फ से रिलेटेड होगा। तो ये 5 जो लेयर्स है उसको बस एक बार रीड कर लेना। प्रत्येक लेयर जो है वो एक विशेष बात बताती है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 5 चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको बस ये जो 5 लेयर्स है इनको रीड कर लेना। बट अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एनसीएफ 2005 से देखने को मिले हैं। अब एनसीएफ 2005 जो है वो क्या करता है, बच्चों को, जो बच्चे हैं उनका जो मूर्त ज्ञान है, ज्ञात से अज्ञात क्यों लेकर जा रहा, नॉन चीजों से मुझे अननोन चीजों की तरफ लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चा है, मूर्त चीजें वो होती है जो उसके सामने है, उन चीजों को देखकर वो कुछ सीख सकता है। लेकिन अमूर्त तक हम लेकर जाएंगे, यानी कि जो चीजें उसके सामने नहीं है वो इमेजिन करके क्या करे, उनको सीख सके। तो इसका मोटिव था। इसके साथ साथ बच्चों को क्रिएटिव बनाना इनका मोटिव था। पनिशमेंट बैन कही गई थी। पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ा रहा था, यानी कि आप मान लो क्लासरूम में जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाएंगे। 5, 8 और 11 के लिए क्या नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा। एनसीएफ 2005 जो है वो मानव विकास मंत्रालय की सिफारिश पर बनाया गया था। यहाँ पर जो टीचर होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, एक सहायक की तरह काम करेगा। तो जहां पर भी फैसिलिटेटर की बात आएगी वहां पर आपको टीचर टिक करना होगा। एनसीएफ 2022 के जो अध्यक्ष है वो कौन है, के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, यहां तक का हो गया समझ में। अब यहाँ पर बस एक समराइज कर लेते हैं हम कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमने एनसीएफ 2005 पढ़ा। एनसीएफ 2005 पढ़ने से पहले मैंने आपको एनसीएफ 1 सेकेंड, सॉरी। तो अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर 1975 का मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद पहले मैंने आपको 1975 पढ़ाया, फिर 1988 पढ़ा हमने, फिर 2000 पढ़ा, इसके बाद 2005 पढ़ा। 2005 कौन लेकर आए, यहाँ पर एनसीईआरटी, ये सारे के सारे यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा लाए गए थे। ओनली 2009 का था जो टीचर बेस था, जो इनके द्वारा नहीं लाया गया, एनसीटीई के द्वारा लाया गया। इसके बाद एनसीएफ 2005 के हेड मैंने आपको बताए हैं कौन है, यशपाल है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा है वो खुद से क्या कर सकता है, नॉलेज का निर्माण कर सकता है, तभी इसको हमने क्या कहा कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाएंगे। एनसीएफ 2005 जो है वो कैसा था, चाइल्ड सेंटर्ड था। इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में क्या किया गया है, 22 भाषाओं में किया गया। ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था। अब इसके उद्देश्य क्या है, सबसे पहला भी मैंने आपको बताया था, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। जो बच्चा रट के पढ़ता है उसको रटने से क्या करेंगे, हटाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड उसकी लर्निंग बनाएंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन होगी। इसकी 1993 में एक रिपोर्ट भी आई थी। ठीक है, तो ये सारा यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद एनसीएफ 2005 जो है 5 वीडियो पर बेस है। एक तो लर्निंग बाय डूइंग करके हम बच्चे को सिखाने वाले हैं। इसके बाद टेस्ट मेथड यानी कि परीक्षण विधि से समझाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ग्रुप लर्निंग से सिखाएंगे, मिक्स्ड मेथड से सिखाएंगे। तो कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू एनसीएफ जो है वो क्या कहता है, हम बच्चों को सिखा सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग से, टेस्ट मेथड से, इसके साथ साथ इंस्पेक्शन मेथड से, ग्रुप मेथड से और मिक्स्ड मेथड से।
एनसीएफ 2005 किस पर बेस है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। टीचर किसकी तरह काम करता है? फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। ये बात किस में कही गई है? एनसीएफ 2005 में कही गई है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य क्या है? बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे। ठीक है, तो यहां तक का था आपका एनसीएफ। सारा का सारा कंप्लीट एनसीएफ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा दिया है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एनसीएफ समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर मान लो कुछ नए एनसीएफ से रिलेटेड कुछ बात मिलती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है, वो मैं आपको नई एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आपको काम देकर जाती हूँ। आप क्या करेंगे, जो एनसीएफ आपने पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, उसके जितने भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिलते हैं ना, कोई भी टेस्ट सीरीज होगी, गूगल होगा, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप सारे के सारे जो एनसीएफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया है उसके सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम में आए हो, चाहे फिर वो आपके कोई सीटेट के एग्जाम में आए हो, या कोई भी टीचिंग एग्जाम में आया हो, सभी के एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। इससे क्या होगा, इससे एक फायदा होगा, ये फायदा हो जाएगा आपको इससे कि आपके जो क्वेश्चंस है, अब आपको ये पता लग जाएगा एक तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, इसके अलावा आपको ये पता लगेगा कि आपने कहाँ पर कितना सीखा है, अभी आपको और कितना सीखने की नीड है, या फिर आपको और कितना रिवाइज करने की नीड है। ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लो मैंने आरटी पढ़ाया आपको, आरटी में भी आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एनसीएफ पढ़ा, एनसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपका एक तो आपका टाइम बचेगा, बाद में आपको ऐसे पजलिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता लगेगा आपको कितना समझ में आया है और आपको उस पर और कितना काम करने की नीड है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपके सिलेबस में दी गई है। मुझे लगता है हर टीचिंग एग्जाम में होती है और हर टीचिंग कैंडिडेट को पढ़ाई जाती है, पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पता होनी चाहिए, सारी बातें पता होनी चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आज की आपकी क्लास यहाँ खत्म होती है, तो आप मुझे लगता है बोर भी हो गए होंगे पढ़ पढ़कर। ठीक है, तो अब इस क्लास को देख लो अच्छे से आराम से, और उसके बाद अपने नोट्स बनाना चाहो तो अपने नोट्स बना लो और उनको रिवाइज करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।